हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग कुल 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी पीरियड और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अर्थात भ्रूण का विकास, और प्रसव और लैक्टेशन या दुग्ध स्रवण। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुल 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? निषेचन। इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, मासिक चक्र या आवर्त चक्र, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? निषेचन एवं अंतरोपण या अंत्यारोपण या प्रत्यारोपण इसको कहते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मनुष्य में। ये देखिए, यह गर्भाशय की संरचना है या यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है? यूट्रस का स्ट्रक्चर है। अंडाणु जनन के बाद अंडाशय से अंडाणु मुक्त हो जाते हैं अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा। अंडाणु जनन होता है, यहाँ पे अंडाशय होता है, और अंडाशय से क्या मुक्त होते हैं? अंडाणु मुक्त हो जाते हैं। तो अंडाणु मुक्त होने के बाद यहाँ से अंडाणु अंडवाहिनी या निषेचन नलिका में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अंडाणु कहाँ पे पहुँच जाते हैं? अंडवाहिनी के निषेचन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यह जो अंडाणु होता है, इस अंडाणु में, ठीक है, जो कोशिका होती है वह द्वितीयक अंडक होती है। क्या होती है? द्वितीयक अंडक होती है, जो मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज सेकंड में क्या होती है? अरेस्ट होती है या रुकी होती है, ठीक है। यह जो अंड कोशिका है यह किस अवस्था में है? यह द्वितीयक अंडक है, सेकेंडरी ओसाइट है, जो मेटाफेज सेकंड की अवस्था में अरेस्टेड होती है, ठीक है। जब अंडाशय से अंडाणु मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, अंडाणु कुछ दिन मुक्त होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के या मासिक चक्र के 14वें दिन पे यह क्या होता है? मुक्त होता है। तो जब यहाँ से अंडाणु मुक्त हो जाता है तो वह इस अंडवाहिनी में होते हुए यहाँ पे इसके मध्य भाग में, ठीक है, एम्पुला में पहुँचता है। और एम्पुला को क्या कहते हैं? निषेचन नलिका या फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे इसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पे अंडाणु पहुँचता है तो अंडाशय से अंडाणु मुक्त होने के लगभग 24 घंटे तक सक्रिय बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है? यह लगभग 24 घंटे तक शुक्राणु का इंतजार करता है निषेचन के लिए और सक्रिय बना रहता है। अगर इसी समय क्या होता है? शुक्राणु यहाँ पर पहुँचता है, अगर इसी समय शुक्राणु यहाँ पे पहुँचता है तो अंडाणुओं का निषेचन क्या होगा? संभव हो सकता है, निषेचन प्रक्रिया संभव होगी। लेकिन अगर उसी समय पे शुक्राणु नहीं पहुँचता है तो यह अंडाणु क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है और नष्ट हो जाता है, ठीक है। और यह क्या होता है? नष्ट जो अंडाणु है यह आगे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रजोस्राव के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर क्या हो, इसी समय मैथुन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन होता है, और नर के द्वारा यहाँ पे वैजाइना में शुक्राणुओं का स्खलन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? शुक्राणुओं का स्खलन कर दिया गया। यहाँ पे शुक्राणु नर के द्वारा पेनिस की सहायता से पहुँचा दिया गया योनि में या वैजाइना में। अब यहाँ पे जो शुक्राणु हैं, यहाँ पे माध्यम अम्लीय रहता है, तो यहाँ पे शुक्राणु नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब शुक्राणु यहाँ पे स्खलित किए जाते हैं तो वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत अधिक रहती है, करोड़ों की संख्या में शुक्राणु रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माध्यम अम्लीय रहता है, इनका जो माध्यम है गर्भाशय का और योनि का, यह शुक्राणु के लिए सही नहीं होता है, अनुकूल नहीं होता है। तो शुक्राणु क्या होते हैं? वहाँ पर मृत होने लगते हैं। शुक्राणु क्या होंगे? धीरे धीरे मृत होने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ शुक्राणु गति करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ शुक्राणु या स्पर्म गति करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं ये गति करते हुए कहाँ पे, निषेचन नलिका के पास पहुँच जाते हैं। कहाँ पे पहुँच जाते हैं, निषेचन नलिका के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना किसके साथ हो जाता है, अंडाणुओं के साथ हो जाता है, अंडाणु कोशिका या अंड कोशिका के साथ होती है। तो केवल 1% शुक्राणु ही बच पाते हैं जो कहाँ पे पहुँचते हैं, अंडाशय के पास तक। कुछ ही शुक्राणु अंडाणु के पास तक, इस अंडाणु के पास तक कुछ ही शुक्राणु पहुँच पाते हैं, ठीक है, बहुत कम संख्या में। जो अधिक शक्तिशाली होते हैं, गतिशील होते हैं, वही शुक्राणु यहाँ तक पहुँचते हैं। जो कमज़ोर शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे योनि में और यूट्रस में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यह शुक्राणु कहाँ पे पहुँच गया, अंडाणु के पास पहुँच जाता है और अंडाणु के साथ क्या होता है, संयुग्मित होकर के निषेचन प्रक्रिया करता है। तो जब ये अंडाणु के साथ संयुग्मित हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंडाणुओं और शुक्राणुओं के संयुग्मन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या निषेचन कहा जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। तो देखिए यह जो निषेचन की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि केवल एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। शुक्राणु यहाँ पे स्खलित होता है और अंडाणु के पास पहुँचता है, और पहुँचने के बाद देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है अंडाणु की संरचना कैसी होती है, ये होती है अंड कोशिका, ठीक है। इसके बाहर होता है 2 आवरण। कितना आवरण होता है, 2 आवरण, ठीक है। यहाँ पर यह जो पहला आवरण है जिसको मैं नीले रंग से बना रहा हूँ, इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर होता है ग्राफियन पुटकीय कोशिकाओं से बना आवरण होता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। देखिए सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाएगा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। ऐसा नहीं समझना है कि ये कोरोना वायरस है जिससे कोरोना डिजीज़ होता है या कोविड-19 डिजीज़ होता है। इसके नीचे देखिए क्या होता है, यहाँ पे पारदर्शी आवरण होता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा आवरण है, ठीक है। यह पारदर्शी प्रोटीन का आवरण है। और इसके नीचे यहाँ पे मध्य में क्या है, द्वितीयक अंडक होती है, द्वितीयक अंडक या अंडकोशिका होती है। समझ में आया, द्वितीयक अंडक या अंडकोशिका होती है। अब यहाँ पे जब ये शुक्राणु यहाँ पर पहुँचता है, अर्थात इस अंडकोशिका के पास पहुँच गया, यहाँ पर शुक्राणु पहुँच गया, ठीक है। पहुँचने के बाद इसके पास क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम होता है शुक्राणु के पास। ये जो एक्रोसोम होता है इसको हिंदी में अग्रपिंडक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शुक्राणु की अगले सिरे पे होता है तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको अग्रपिंडक भी कहा जाता है या एक्रोसोम। और यह किससे बना होता है, गाल्गी काय से बना होता है, जिसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। लाइक कौन से एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है जो कि क्या करता है, निषेचन में हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्रोसोम से क्या होता है, इसकी दीवार फट जाती है, यहाँ से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को, ठीक है, नष्ट करके वहाँ पे शुक्राणु के लिए प्रवेश करने के लिए एक रास्ता बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, यहाँ पर एक पैसेज बन जाता है। अब शुक्राणु यहाँ से क्या करता है, कोशिका में प्रवेश करता है। और जो कोशिका कला है, जो यहाँ पे अंडक की, अंड कोशिका की जो कोशिका कला है लाल रंग की दिख रही है, उसमें उपस्थित होता है हाइलुरोनिक एसिड। क्या उपस्थित होता है, हाइलुरोनिक
एसिड या अम्ल, क्या उपस्थित होता है, हाइलुरोनिक एसिड या अम्ल इस कोशिका कला में। तो यहाँ पे एक्रोसोम जो है उसमें कौन सा एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज। तो यह एंजाइम क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड को नष्ट कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। और जो शुक्राणु है, शुक्राणु का केंद्रक क्या होता है, अंडाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रक्रिया को जब शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से क्या होता है, संयुग्मित होता है या अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही एक शुक्राणु अंड कोशिका में प्रवेश करता है या इसका केंद्रक अंड कोशिका में प्रवेश करता है, तुरंत इसके ऊपर बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है, एक कठोर कवच बन जाता है, जिससे कोई दूसरा अगला शुक्राणु आकर के इसको निषेचित नहीं कर पाता। इस तरह से केवल एक ही शुक्राणु अंड कोशिका को निषेचित कर पाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। जैसे ही इसका केंद्रक, शुक्राणु का केंद्रक अंड कोशिका में द्वितीयक अंडक कोशिका में पहुंचता है, तो जो द्वितीयक अंडक कोशिका मेटाफेज अवस्था में, किस अवस्था में, मेटाफेज सेकेंड में रुकी हुई थी, मेटाफेज सेकेंड में रुकी हुई थी, यह क्या होती है, विभाजित होकर के क्या बना लेती है, एक अंडक कोशिका या एक अंड कोशिका बना लेती है। और दूसरी क्या बनाती है, एक अंड कोशिका, और एक क्या बनाती है, एक पोलर बॉडी बनाती है या एक छोटी सी ध्रुवीय कोशिका बना देती है। क्या बनाती है, एक छोटी सी ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय पिंड बना देती है। ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब निषेचन होता है तो यहाँ पे तुरंत इसका मैचुरेशन डिवीजन सेकेंड, जो अंडाणु जनन में अंडाणु कोशिका अरेस्टेड थी मेटाफेज सेकेंड में, तो वह अब यहाँ पे निषेचन के तुरंत बाद ही क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, जिससे जो द्वितीयक अंडक है वो एक परिपक्व अंडाणु और एक ध्रुवीय पिंड में क्या होती है, बट जाती है, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड में बट जाती है। अब यहाँ पे निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो निषेचन के पश्चात जब यह केंद्रक नर युग्मक मादा युग्मक या मादा केंद्रक के साथ क्या होता है, संयुग्मित हो जाता है, तो यह एक कोशिका बना देता है, जाइगोट। कौन सी कोशिका बना देता है, जाइगोट केंद्रक बना देता है। तो यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। ठीक है, निषेचन के पश्चात यह क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट को कहते हैं युग्मनज, जाइगोट को युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, और यह कोशिका आगे विभाजित होकर के भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, यह कोशिका आगे करके क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होती है, इस तुरंत जो जाइगोट होता है उसमें भ्रूणीय विदलन शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें पुनः कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, जाइगोट से भ्रूण बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निषेचन नलिका है, एम्पुला है, या कौन सा भाग है, एम्पुला है, या इसको हिंदी में तुम्बिका भी कह सकते हैं। तो तुम्बिका में ही निषेचन के पश्चात यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, इसमें विदलन या विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो जाइगोट है या भ्रूण है वह गर्भाशय की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह एक कोशिका है जाइगोट। तो जाइगोट में जब विभाजन होता है तो यह एक द्विकोशिकीय संरचना बना लेगी। पहले विभाजन के बाद दो कोशिका के बाद यह 4 कोशिका संरचना बना लेगी। कितनी कोशिका की, 4 कोशिका की संरचना बना लेगी। 4 कोशिकाएं बन गई। 4 से पुनः 8, 8 से 16 और फिर 16 से 32 या 16 के बाद क्या होगा, 32 कोशिकाओं की संरचना बन जाती है। और यह संरचना जब बनती है तो यह एक बॉल के जैसी संरचना बनती है। कैसी बनती है, बॉल के जैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 16 कोशिकाओं का क्या बन जाता है, एक बाल के जैसी, एक गेंद की भांति संरचना बन जाती है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण यह है, जब विभाजन होता है जाइगोट में तो जाइगोट या भ्रूण का आकार देखिए एक बराबर है, बढ़ता नहीं है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है, लेकिन जो जाइगोट या भ्रूण का आकार है वह बढ़ता नहीं रहे, वह जाइगोट के समान ही रहता है। जाइगोट देखने इतना बड़ा है, यहाँ पे भ्रूण का भी आकार उतना ही बड़ा रहता है। कोशिका की संख्या 1 से 16 या 32 हो गई, लेकिन इसका आकार क्या होता है, नियत रहता है, बढ़ता नहीं है। तो यह जो बाल की जैसी या गेंद की जैसी संरचना बनती है, भ्रूण बनता है, इसे कहा जाता है मारुला या तूतक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तूतक या मारुला कहते हैं। तो ये मारुला स्टेज होता है, मारुला अवस्था होती है भ्रूण की। यह कौन सी संरचना है, मारुला है या तूतक है, और यह कैसी होती है, गेंद के जैसी होती है, कोशिकाओं से भरी होती है। सभी कोशिकाएं हैं यहाँ पे, 16 से 32 कोशिकाओं की संख्या होती है। धीरे धीरे भ्रूण कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये गर्भाशय में पहुंचता है, ये मारुला कहाँ पे पहुंच गया, गर्भाशय में पहुंच गया है, तो जो गर्भाशय की दीवार है वहाँ से एक तरल पदार्थ का स्रावण होता है, ठीक है। गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, तरल पदार्थ का स्रावण होता है, और उस तरल पदार्थ को यूटेराइन मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटेराइन मिल्क कहा जाता है। गर्भाशय से क्या स्रावित होता है, या यूट्रस से क्या स्रावित होता है, यूटेराइन मिल्क स्रावित होता है। अब ये जो यूटेराइन मिल्क है इस मारुला के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। जो मारुला अवस्था है भ्रूण की, इसके अंदर क्या होता है, यूटेराइन मिल्क प्रवेश करने लगता है। तो जब ये मिल्क प्रवेश करता है तो इसके अंदर ये भरने लगेगा, और इस मारुला के अंदर क्या होती है, एक गुहा या एक तरल से भरी हुई कैविटी या गुहा बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मारुला के बाद यह बदल जाता है ब्लास्टुला में। किसमें बदलता है, ब्लास्टुला में। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए ये जो संरचना है यह ब्लास्टुला अवस्था की है। किस अवस्था की है, ब्लास्टुला। ठीक है, तो यूट्राइन मिल्क इसके अंदर जाने लगता है। इसके अंदर एक क्या होती है, एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टोसील। इस कैविटी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, ठीक है। और ये जो अवस्था है इसे ब्लास्टुला कहा जाता है, ब्लास्टुला, ठीक है। इस संरचना में देखिए क्या होता है, अंदर एक गुहा बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और एक तरफ क्या होता है, कुछ कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है, कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, और इस समूह को इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर सेल मास। ये कोशिकाओं का समूह है, इसे कहा जाता है इनर सेल मास, ठीक है। अंतः कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, अंतर कोशिकाओं का समूह है, इनर सेल मास है, ठीक है। किसमें है, ब्लास्टुला में है। और इसके बाहर आप देख रहे हैं कि 2 स्तर होता है कोशिकाओं का बना। कोशिकाओं से बना क्या होता है, दोहरा स्तर होता है। इस स्तर को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इस स्तर को क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट का स्तर है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से पोषी स्तर होता है, ट्रोफोब्लास्ट है। इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो मारुला के बाद कौन सी अवस्था बन जाती है, ब्लास्टुला। कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर, क्योंकि गर्भाशय के अंदर यहाँ पे यूटेराइन मिल्क बनता है, और यूटेराइन मिल्क इसके अंदर प्रवेश करता है, जिससे ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है। और जो भ्रूण है वह किस अवस्था में पहुँच जाता है, ब्लास्टुला अवस्था में पहुँच जाता है। अब भ्रूण यहाँ पे पहुँच गया है गर्भाशय में, ठीक है।
तो मान लीजिए ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम है और यहाँ पर भ्रूण क्या है, पहुँच गया है। इनर सेल मास है और यहाँ पे बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये अंडाशय के एंडोमेट्रियम के संपर्क में आता है, क्या होता है, अंडाशय के एंडोमेट्रियम के संपर्क में आता है, तो जो अंडाशय की एंडोमेट्रियम की दीवार है वो वृद्धि करके, ठीक है, क्या करके, वृद्धि करके, इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ, वो वृद्धि करके इस भ्रूण को कवर कर लेती हैं या ढक लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, भ्रूण को अपने अंदर खींच लेती हैं, या भ्रूण क्या होता है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, धंस जाता है या जुड़ जाता है, क्योंकि अंडाशय की दीवार क्या होती है, वृद्धि करके इसको ढक लेती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं या प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण, भ्रूण का क्या हो गया, गर्भाशय में, भ्रूण का गर्भाशय में क्या हो गया, प्रत्यारोपण हो गया। ठीक है, गर्भाशय की दीवार क्या करती है, इसको ढक लेती है, तो भ्रूण का क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रत्यारोपण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, प्लेसेंटा। ठीक है, कैसे बनती है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, अंगुली समान प्रवर्ध बनाता है। क्या बनाता है, अंगुली समान प्रवर्ध बनाता है। और जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार भी अंगुली समान क्या बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाते हैं, इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। एक अंगुली दूसरे अंगुली में यहाँ पे फंस रही है। इसी तरह से यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट की परत है, ब्लास्टुला की जो ट्रोफोब्लास्ट की परत है, ये और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की जो परत है, वो दोनों आपस में क्या होती है, इंटरडिजिटेड हो जाती हैं और आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाती हैं। और जुड़ने के बाद क्या बनाती है, यहाँ पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं या आंवल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्रक्रिया को क्या कह दिया हमने, अंतरोपण कह दिया या इम्प्लांटेशन कह दिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, हम लोगों को डिस्कस करना है सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। अब आगे प्रेगनेंसी क्या होती है, सगर्भता मीन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, सगर्भता मीन्स प्रेगनेंसी क्या होती है और भ्रूणीय परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूणीय परिवर्धन कैसे होता है, अर्थात भ्रूण का विकास कैसे होता है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई। तो जब भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है तो जो स्त्रियों में मासिक चक्र चलता है वह क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, अगले नए अंडाणुओं का निर्माण क्या होता है, रुक जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं या सगर्भता कहते हैं। इसी को प्रेगनेंसी कहते हैं या सगर्भता कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है या गर्भावस्था का समय होता है, लगभग 9 महीने का होता है। ठीक है, कितने महीने का होता है, लगभग 9 महीने का होता है। तो जब भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है, इस समय से लेकर के जब जाकर के शिशु का जन्म होता है, इस बीच के समय को क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। ठीक है, कब से कब तक, प्रत्यारोपण से लेकर के जन्म तक के समय को गर्भावस्था या प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा बन जाता है, क्या बन गया, प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा क्या करता है, यह भ्रूण को
किसको, भ्रूण को मादा के, ठीक है, जो माँ है उसके गर्भाशय से जोड़ करके रखता है। क्या करता है, जोड़ करके रखता है। और यह एक ब्लड बैरियर की तरह भी काम करता है। प्लेसेंटा किसकी तरह काम करता है, ब्लड बैरियर की तरह काम करता है। यह माता के रुधिर को और बच्चे के रुधिर को या शिशु के रुधिर को आपस में मिलने से रोकता है। प्लेसेंटा का काम क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्लेसेंटा बन गया है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ब्लड बैरियर की तरह काम करता है। यह माता के रुधिर को शिशु के रुधिर से क्या करता है, मिक्स होने से रोकता है, आपस में मिलने से रोकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी आप जानते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो माता का ब्लड ग्रुप है, रुधिर समूह है, वही बच्चे का भी होना चाहिए। तो यह निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो गया। प्लेसेंटा ब्लड बैरियर की तरह काम करेगा। प्लेसेंटा और भी प्रमुख कार्य करता है, जैसे यह क्या करता है, शिशु को, भ्रूण को पोषण पहुंचाता है। क्या करता है, पोषण पहुंचाता है। माता के रुधिर में जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वह कहाँ से, प्लेसेंटा से होते हुए छन करके किसके पास जाते हैं, भ्रूण के पास जाते हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा क्या करता है, इसके अलावा जो शिशु है, शिशु के शरीर में उपापचय क्रियाएं हो रही हैं तो वहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या और भी यूरिया है या और भी कोई भी पदार्थ जो उत्सर्जी हो, वह उसको कौन निकालने का काम करता है, उसको प्लेसेंटा बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, वह भ्रूण से माता के रुधिर में पहुँचा देगा और माता के रुधिर से फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ही एक रस्सी जैसी संरचना का निर्माण होता है, जो जाकर के किससे, भ्रूण से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, एम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, एम्बिलिकल कार्ड। तो एक एम्बिलिकल कार्ड से, रस्सी जैसी संरचना से जो भ्रूण है वो किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। समझ में आया। इसके बाद आगे देखिए, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से क्या बनने वाला है, जो ब्लास्टुला भ्रूण अवस्था है उससे क्या बनेगा, गैस्ट्रुला अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, गैस्ट्रुला अवस्था आती है। गैस्ट्रुला, तो ब्लास्टुला से क्या बन जाएगा, गैस्ट्रुला बन जाता है। ठीक है, गैस्ट्रुला अवस्था में जो भ्रूणीय स्तर होता है उसमें कुल 3 परत होती हैं। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा है मीजोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। तीसरा कौन सी परत होती है, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। गैस्ट्रुला में क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं तीनों परत से क्या होता है, लेयर से क्या होता है, संपूर्ण मनुष्य के शरीर का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से मनुष्य के शरीर में किस अंगों का विकास होता है, जैसे त्वचा है, त्वचा आपके शरीर में एक्टोडर्म से बनती है। नाखून हैं, बाल हैं, आँखें हैं। ठीक है, नाखून, बाल, आँखें। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपके शरीर में जो ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से क्या बनने वाला है, ब्रेन बनने वाला है। और क्या बनेगा, मस्तिष्क, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। ठीक है, स्पाइनल कार्ड या सुषुम्ना जिसको कहते हैं, त्वचा का निर्माण होगा, बालों का निर्माण होगा, नाखून का निर्माण होगा और आपके दांतों के ऊपर जो एनेमल का कठोर आवरण होता है वह भी एक्टोडर्म से बनता है। और आँखों का भी निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, जो मीजोडर्म की परत होती है, मीजोडर्म से क्या बनता है, ये मीजोडर्म है। मीजोडर्म से मनुष्य की आहार नाल का विकास होता है। सॉरी, मीजोडर्म से हृदय का विकास होता है। किसका, हृदय का, फेफड़ों का। ठीक है, किसका, हृदय का, फेफड़ों का, रुधिर का। ठीक है, क्या होता है, विकास होता है।
हृदय का विकास किससे होगा? मीजोडर्म से होगा। ठीक है, समझ में आया ना। और रुधिर का भी विकास किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। और जो आपके शरीर में हड्डियां बनती हैं, बोन का भी विकास किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो परत है एंडोडर्म है। ठीक है, एंडोडर्म से किसका विकास होता है? एंडोडर्म से जो आपके शरीर में आहार नाल होती है, जो पाचन तंत्र होता है, तो आहार नाल का विकास किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। किससे होगा? एंडोडर्म से होता है। इस तरह से यही तीनों परतें, यही तीनों जर्म लेयर क्या करती हैं? संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्लास्टुला अवस्था है, इसमें यहाँ पे इनर सेल मास होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। यहाँ की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो स्टेम सेल होती है। कैसी सेल होती है? स्टेम सेल। और स्टेम सेल क्या होता है? देखिए कोई ऐसी कोशिका जो क्या करती हो, कोई एक सिंगल कोशिका आपके शरीर का या जो जीवधारी की कोशिका है उस जीवधारी के संपूर्ण भागों का निर्माण कर सकती है, संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सकती है, तो ऐसी कोशिकाओं को स्टेम सेल कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप किसी एक कोशिका को लेते हैं तो वह कोशिका विभाजित होकर के संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? स्टेम सेल होती हैं। समझ में आया ना? स्टेम सेल क्या होता है? ये पूरे शरीर का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भ्रूणी परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहला जो महीना होता है, सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। प्रेगनेंसी को कुल 3 ट्राइमेस्टर में, ठीक है, 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर में समूह में बांट देते हैं। तो 3 महीने का जो पहला 3 महीने का समूह होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फिर जो चौथे, 5वें और 6ठे महीने का समय होता है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7वें, 8वें और 9वें महीने का जो समय होता है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला महीना होता है, पहले मंथ में हृदय का निर्माण हो जाता है। पहले मंथ में क्या होता है? हृदय का निर्माण हो जाता है, और हृदय क्या होता है? दिखाई देने लगता है। ठीक है, कैसे दिखाई देगा? जब वहाँ पे हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वहाँ पे हृदय की संरचना देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले महीने के बाद यहाँ पे दूसरे महीने में जो शरीर की अंगुलियाँ होती हैं, उपांग होते हैं, ठीक है, हाथ और पैर की उंगलियाँ, दूसरे महीने में क्या होता है? शरीर की उंगलियों का विकास होने लगता है। तीसरे महीने के लास्ट तक, ठीक है, थर्ड महीने तक लास्ट में क्या होता है? शरीर के अंगुलियों का विकास हो चुका होता है, और जो शरीर के अंग होते हैं जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? बन जाते हैं। तीसरे महीने तक क्या होता है? जो शरीर के अंदर विभिन्न अंग हैं वो सभी अंगों का विकास हो जाता है, और साथ में जो भी आपके हाथ और पैर की अंगुलियां हैं ये अच्छे प्रकार से तीसरे महीने में बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आया ना? इसके बाद 5वें महीने में जो बेबी होता है, शिशु होता है, उसमें हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है, और जो शिशु होता है उसमें मूवमेंट या गमन होने लगता है। ठीक है, उसमें हलचल होने लगती है, जो फीटस होता है। ठीक है, किस महीने में? 5वें महीने में। 6ठे महीने के अंत तक क्या होता है? उसके शरीर के ऊपर बाल आ जाते हैं। 6ठे महीने के अंत तक क्या होता है? उसके शरीर के ऊपर बाल आ जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और जो आँखों की, पलकों की बरौनियाँ हैं ये सभी क्या होती हैं? अलग होने लगती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। किस महीने में? 6ठे महीने में। तो 6ठे महीने तक जो भ्रूण है पूर्ण रूप से बन जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसमें केवल विकास होना बाकी रहता है। तो विकास होते होते लगभग 9 महीने का कुल समय लग जाता है। तो 9वें महीने के अंत तक क्या होता है? भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, या शिशु का विकास हो चुका रहता है। ठीक है, तो 9वें महीने के अंत में इसके बाद क्या होता है कि जब भ्रूण का परिपक्वन हो गया, विकास हो गया, तो अब क्या होगा? बच्चे का जन्म होने वाला है। तो अगला टॉपिक क्या है? प्रसव, और उसी में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दुग्ध स्रवण। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे भ्रूण का विकास हो जाता है, इसके बाद क्या होता है? जो प्लेसेंटा है, इस समय जो प्लेसेंटा बनी है, प्लेसेंटा से कुछ विशेष हार्मोन्स का भी स्रावण होता है। ठीक है, प्लेसेंटा से क्या होता है? कुछ विशेष हार्मोन्स का भी स्रावण होता है। प्लेसेंटा से HCG का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? HCG।
इसको कहते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनैडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियानिक गोनैडोट्रोपिन। तो इसका स्रावण कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से होता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेक्रेट करती है HCG। ये जो हार्मोन्स है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। यह शिशुओं में उसके विकास को प्रेरित करता है और शिशु में जो हड्डियां बनती हैं उसके विकास को बहुत ही तेज़ी से यह क्या करता है? प्रेरित करता है। तो शिशुओं में अस्थि निर्माण को प्रेरित करता है और शिशुओं के विकास को भी ये हार्मोन्स क्या करता है? प्रेरित करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी क्या होता है? स्रावण होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी हार्मोन्स का स्रावण होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। और एक कौन सा हार्मोन से? HCG का भी स्रावण होता है, ठीक है। समझ में? तो जब क्या होता है? प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, 9 महीने का समय बीत जाता है, शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो प्लेसेंटा क्या करती है? यह बच्चे के जन्म को प्रेरित करती है। यह कुछ हार्मोन्स का स्रावण करती है जिससे क्या होता है? गर्भाशय की दीवार में क्या होता है? संकुचन होता है और साथ ही साथ क्या होता है? यहाँ पे जो बेबी है उसके प्रसव को या पार्चुरेशन को यह क्या करती है? संकुचन होगा तो प्रेरित करती है। तो यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा प्रेरित करता है प्रसव को। इसके साथ ही साथ यह पीयूष ग्रंथि को, किसको? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, जिससे ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का धीरे धीरे स्रावण होने लगता है। तो जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है तो यह क्या करता है? जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार में संकुचन प्रेरित करता है। तो यह गर्भाशय की दीवार में ऑक्सीटोसिन क्या करता है? संकुचन प्रेरित करता है, हल्का सा संकुचन प्रेरित करता है। अब यह जो हल्का सा संकुचन प्रेरित होता है, इस संकुचन की वजह से पुनः जो पीयूष ग्रंथि है और प्रेरित हो जाती है और प्रेरित होने के बाद फिर अधिक मात्रा में क्या करती है? ऑक्सीटोसिन का स्रावण करने लगती है, जिससे क्या होता है? गर्भाशय की जो दीवार है इसमें बहुत तेज़ी से संकुचन होने लगता है और जो बेबी है, जो शिशु है, यह यहाँ पर बर्थ कैनाल से होते हुए, ठीक है, बर्थ कैनाल, यहाँ पे जो सर्वाइकल कैनाल है और वेजाइना है, ठीक है, दोनों जो कैनाल है इसको क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। तो यहाँ से बेबी क्या होता है? बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। इसी को कहा जाता है पार्चुरेशन या प्रसव कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन्स प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रेरित करता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पार्चुरेशन के लिए कभी कभी डॉक्टर क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है, जिससे क्या होता है? गर्भाशय में संकुचन प्रेरित होता है और बच्चे का जन्म क्या होता है? होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। जो बच्चे का जन्म हो जाता है इसी प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं या प्रसव कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? प्रसव के बाद ही क्या होता है? जो मादा होती है, जो माँ होती है, तब तक जो गर्भावस्था का समय होता है उसमें स्तन ग्रंथियों का विकास होता रहता है और प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों में, स्तन में क्या होता है? दूध का निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो 1-2 दिन में क्या होता है? दूध का निर्माण होने लगता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और यह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियों को दूध निर्माण के लिए, किसके लिए? दूध निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो यह क्या करता है? दूध निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैक्टेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। प्रोलैक्टिन को क्या कहा जाता है? लैक्टेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि यह दूध निर्माण को प्रेरित करता है। और यह हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होगा? पीयूष ग्रंथि से। इसका स्रावण कब होगा? प्रसव के बाद, पार्चुरेशन के बाद स्रावण होगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो
तो जो ऑक्सीटोसिन है यह प्रसव को यहाँ पे गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है, और जो प्रोलैक्टिन है यह स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है दूध निर्माण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभिक दिनों में जो स्तन में दूध का निर्माण होता है उस समय क्या होता है कि जो दूध होता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से प्रदर्शित करते हैं, और यह कई प्रकार का होता है, लेकिन उसमें से केवल जी, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है, या प्रतिरक्षी जी उपस्थित होता है जो दूध के द्वारा बच्चे के पेट में जाता है या बच्चे के शरीर में जाता है, शिशु के शरीर में जाता है, और उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जो सबसे पहला मिल्क होता है, स्रावित होता है स्तन ग्रंथियों से, बहुत ही गाढ़ा होता है और उसमें अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, और प्रारंभिक दिनों में स्रावित होने वाले जो मिल्क है, जो दूध है, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो यह जो कोलोस्ट्रम होता है, प्रारंभिक दिनों का जो दूध होता है, यह शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजीजी होता है जो शिशु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है या प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम किसको कहते हैं, जो प्रारंभिक दिनों में मिल्क का सिक्रीशन होता है, दूध का स्रावण होता है, उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये दूध का स्रावण हो गया। और जब तक क्या होता है, अधिक मात्रा में लगभग 6 महीने तक, प्रसव के 6 महीने बाद तक दूध का स्रावण होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, नहीं चलता है, और 6 महीने के बाद फिर क्या होता है, लगभग 6 महीने के बाद फिर से मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल चक्र क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इस लेक्चर के साथ हम लोगों का ये जो चैप्टर है मानव जनन क्या होता है, समाप्त होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से पुनः एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।